अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लेसन नंबर 2 के अंदर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ये कहना चाह रहा था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में और एथिकल हैकिंग के अंदर एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इखलाकियात, क्योंकि ये एथिक्स आपको प्रोफ़ेशन में रखती है और आपको जेल में डलवाती है। ये फ़ैसला आपने करना है। आपके पास ऐसे स्किल सेट कल को होंगे कि कोई बंदा आपसे गलत काम करने को बोलेगा, वो गलत काम आपको जेल में डलवा सकता है। सो कभी भी अपने मेंटर से, अपने बड़े से मशवरा किए बगैर किसी काम में हाथ ना डालें अगर आपको क्लैरिटी नहीं है। तो क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट वीक। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं ऑब्वियसली, सो आई विल कम बैक टू इट लेटर ऑन। हमने सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की बात की थी लास्ट वीक। लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो हमने सीआईए की बात की थी, डैट की बात की थी। सीआईए के डाटा जब ट्रांसफ़र होता है उसको कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मकसद है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे, वो जैसे भेजा है वैसे जाए और वो मौजूद भी हो। उसके मुकाबले में हमने डैट की बात की थी, डिस्क्लोज़र, अल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन की, ठीक है? और उसके बाद हमने डिफेंस इन डेप्थ पे बात की थी। हमने बात की थी पैच मैनेजमेंट के ऊपर, हमने बात की थी एंटीवायरस प्रोटेक्शन के ऊपर, हमने बात की थी फायरवॉल के ऊपर, हमने बात की थी आईडीएस, आईपीएस, हनी नेट के ऊपर। अच्छा, सवाल किससे पिछले वीक कौन-कौन मौजूद था? ज़रा चैट में लिखें कौन-कौन मौजूद था? एक तो अली तो मौजूद नहीं था, इसका तो मुझे पता है। बाकी पिछले वीक जो-जो लोग मौजूद थे, इसमें ज़रियाब तुमसे मैं सवाल नहीं कर रहा, इसलिए कोई और बंदा वॉलंटियर करे। ठीक है। सरन ये बताओ, हनी हनी नेट क्या होता है? हनी पॉट क्या होता है? लिख के बता सकते हो, वॉइस पे बता सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका माइक सही काम कर रहा है तो बता दो और अगर नहीं कर रहा तो लिख के बता दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरन। अदनान भाई, हनी पॉट के बारे में तो नहीं माइंड में, लेकिन वो मैंने नोट किया हुआ है, अभी बुक मेरी घर पे पड़ी हुई है सारी। ओके। मुझे बुक के अंदर नोट नहीं कराना, मुझे आपके दिमागों में नोट करवाना है, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूर। मुझे चाहिए ये कि आप लोगों के दिमाग जो है उसके अंदर जो है ये चीज़ डल जाए। हनी पॉट ये होता है कि जब आप एक असल सिस्टम जैसा जाली सिस्टम लगाते हैं जिसके अंदर आप हैकर को आने की इजाज़त देते हैं, उसकी सिक्योरिटी को लो कर देते हैं ताकि हैकर आके समझे कि हम उसके अंदर आ गए हैं और ये असल चीज़ है। वो असल चीज़ नहीं होती, ठीक है? दिस इज़ नॉट द रियल थिंग। लेकिन उसके अंदर आप आ जाते हो और आप अपनी सारी की सारी टेक्निक्स जो है वो हमें बता देते हो। एनीवेज, आईडीएस आईपीएस की बात की थी हमने कि आईडीएस ये होता है कि अगर कोई हैकर अंदर आया है तो वो हमें पता चल जाता है, उसकी डिटेक्शन हो जाती है। आईपीएस ये होता है कि वो आगे से कुछ एक्शंस भी लेता है, उसको रोकता है। उसके अलावा हमने थोड़ी सी इस दफा हम थोड़ी सी बात करेंगे सर्वर के ऊपर, सर्वर हार्डनिंग के ऊपर, थोड़ी-सी डेटा के ऊपर बात करेंगे। बल्कि सर्वर पे थोड़ी-सी बात की थी हमने लास्ट वीक पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। अच्छा, सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर में क्या फ़र्क है? देखो, क्लाइंट कंप्यूटर जो है, आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो वो क्लाइंट कंप्यूटर है, ठीक है? तो क्लाइंट कंप्यूटर जो है उसके ऊपर अगर कोई चीज़, कोई मसला होगा, कोई हैकर उसमें घुसा होगा तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन अगर सर्वर पे होगा तो बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि सर्वर से लोग अपनी एप्लीकेशंस चलाते हैं, सर्वर से अपना डेटा उठाते हैं, सर्वर से सब कुछ करते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपका जो सर्वर है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा आप क्यों ज़रूरी है सर्वर को प्रोटेक्ट करना? क्योंकि सर्वर के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। अगर सर्वर में खुदा न खास्ता मसला आ गया तो वो बाकी कंप्यूटर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ओके। सिर्फ़ ये चीज़ है कि सर्वर के ऊपर आपकी सारी एप्लीकेशंस, आपकी सारा कुछ चल रही होती है, तो जब आपने उसकी हार्डनिंग करनी है, तो उसकी हार्डनिंग आपने कैसे करनी है? अच्छा, हमारे पास कौन-कौन से टूल होंगे? उसके लिए हम उसकी जो रजिस्ट्री है,
उसकी हार्डनिंग करेंगे कि कोई उसकी रजिस्ट्री के अंदर ऐसी चीज ना हो, ऐसी वर्नेबिलिटी ना हो। उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल चल रहे हैं वो सारे के सारे करेंगे। जैसे उसके ऊपर अगर SMP1 लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, जो कि उसको उस अब रिडंडेंट हो चुका है, हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई ऐसा प्रोटोकॉल लगा हुआ है जैसे TLS SSL का 1.0 लगा हुआ है, जो कि अब इस्तेमाल नहीं होता, जो कि अब ज़्यादा नहीं वैलिड नहीं है, तो उसको हम चेंज करेंगे। फिर लोगों के पास क्या परमिशन है, कौन-कौन बंदा इस सर्वर तक एक्सेस कर सकता है, कौन किस तरह की फाइल चला सकता है, किस तरह की कमांड चला सकता है, उसकी परमिशंस जो हैं उसको चेंज करेंगे। फिर उसके अंदर क्या-क्या नकाइस हैं, उसके अंदर क्या-क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उसको हम देखेंगे। तो आखिर में जो आप लोग इंशाल्लाह, आप लोगों को अल्लाह ताला वहाँ तक पहुँचाए कि आप लोग पेन टेस्टिंग कर सको। तो वो पेन टेस्टिंग जो है वो करेंगे। मकसद है पेन टेस्टिंग में आपको उसकी सारी वल्नरेबिलिटीज़, हर चीज़ खुल के सामने आ जाता है। तो वो चीज़ आप भी करेंगे सर्वर की। सर्वर के ऊपर पेन टेस्टिंग की मिसाल 2 तरह से। अब देखो पेन टेस्टिंग उससे भी होती है, आप खुद बैठकर उस पे अटैक करते हो, उसका अटैक बनाते हो और उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको ह्यूमन लेयर से चेक करते हो। या इस तरीके से भी हो सकती है कि हम लोग एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना देते हैं कि जो सिस्टम हम उसको सब कुछ सिखा देते हैं, जो अदनान गोंदल को आता है, जो एलेक्स को आता है, जो रवि को आता है, जो किसी को भी आता है, किसी भी हमारी टीम के बंदे जो हैं वो हम सारे मिलकर उसको एक सब कुछ सिखा देते हैं, उसको एजेंट बनाकर डाल देते हैं सर्वर में। अब सर्वर में वही वाली वो कमांडें चला रहा है जो अदनान गोंदल चलाता है, जो रवि चलाता है, जो एलेक्स चलाता है, ठीक है? तो वो सारी कमांड्स वो चला रहा है और उसी तरीके से चेक कर रहा है। तो अब दुनिया ऑटोमाइजेशन की तरफ चली गई है। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हैकिंग सीखना? आपको क्या लगता है? ज़रियाब, अली, कोई आप में से जवाब देना पसंद करेगा? क्वेश्चन समझ नहीं आया, कैन दोबारा रिपीट करें? आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की इस वाइब्रेंट और जैसन भाई कुछ कह रहे थे कि उनकी बात समझ में नहीं आई। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। बिल्कुल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप वो एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें आपको सारी चीज़ों का पता होगा। आपको हैकर नहीं बनना आता तो हम हैकर हायर कर सकते हैं, लेकिन हैकर ने जो प्रोसेसेस करने हैं उसको कौन चलाएगा? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाला। हैकर की 1 दिन की जॉब होगी, 2 दिन की जॉब होगी, 3 दिन की जॉब होगी। आपकी 30 दिन की जॉब होगी, 365 दिन की जॉब होगी, हर दिन की जॉब होगी। समझ आई है? तो फिर किसकी रोजी-रोटी जो है वो ज़्यादा सिक्योर हुई? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले बंदे की कि एथिकल हैकर की? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले की। बिल्कुल, क्योंकि उसको मुसलसल काम करना है और उसको बड़ी डोमेन्स में काम करना है। फिर हम डिफेंस इन डेप्थ में डेटा को देखते हैं कि डेटा के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। डेटा को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उसके ऊपर एन्क्रिप्शन लगा सकते हैं, उसके ऊपर ASL लगा सकते हैं, उसको बैकअप कर सकते हैं, उसको EFS कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने की थी लास्ट वीक और उसको हमने भी रिकैप कर लिया। मकसद है कि हमने उसके ऊपर से दोबारा तवज्जो डाल ली है। अब जो आपकी इस वीक है उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा भी देता हूँ। 1 मिनट मैं आपको ताकि आपकी नज़रों को भी नज़र आए कि Can you हम share किस your चीज़ screen? के बारे में बात कर रहे हैं। आई विल शेयर माय स्क्रीन, गिव मी अ सेकंड। Are you able to? या आई कैन शेयर माय स्क्रीन। अभी पहले मुझे अपने नोट्स तो निकाल लेने दो, एबिलिटी तो बाद में चेक करते हैं। अच्छा, ये जो शेयर स्क्रीन नहीं डिसेबल किया हुआ है, आप इनेबल करो इसको।
Now you can. ओके अब आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन नंबर 3। ये मेरी स्क्रीन नंबर 3 है। क्या आपको नजर आ रही है? जी हाँ। सब मुझे नजर नहीं आ रही। अभी आ जाती ये है। आ रही नजर आ रही है। ठीक है। अब मैंने इसमें डेटा की बात की तो डेटा के अंदर ASL इंक्रिप्शन, EFS, बैकअप, ये डेटा को आप सिक्योर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करें। इफ आई गो डाउन और आपको एप्लीकेशन लेयर पे ले जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमने जो है क्या चीज एप्लीकेशन की हार्डनिंग करनी है। कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको लगता है कि टिकटॉक है फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि टिकटॉक वाले आपका डेटा चोरी कर देते हैं, राइट और रॉन्ग? मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि टिकटॉक वाले डेटा चोरी करते हैं, राइट और रॉन्ग? Yes. लेकिन अगर आपके एंड्रॉयड के अंदर नॉक्स का कंटेनर मौजूद होगा, ऑटोमेटिकली नए एंड्रॉयड्स के अंदर नॉक्स आ रहा है, KNOX, नॉक्स। जी बिल्कुल आ रहा है। अगर आप नॉक्स के अंदर उसको चलाओगे तो उसने डेटा जो है नॉक्स से बाहर नहीं चेक कर सकता। वो समझ आई बात की? Okay. तो अगर आप टिकटॉक को नॉक्स के अंदर डाउनलोड कर लो तो उधर से चलाओ तो वो आपका डेटा चोरी नहीं कर सकेगा। तो हमने एप्लीकेशन हार्डनिंग कर दी कि नहीं कर दी? कर दिए। हाँ, हम लोगों ने इस तरीके से किया कि वो डेटा जो है वो एक डिफरेंट कंटेनर में रख दिया। उसका कंटेनर डिफरेंट है। जैसे नॉक्स का कंटेनर है, मैंने इस तरीके से अपना भी कंटेनर बनाया हुआ है, अपना भी सैंडबॉक्स बनाया हुआ है, लेकिन वो चीजें रेलेवेंट नहीं है। मेन चीज आपको आइडिया समझाने का है। आइडिया ये है कि जो डेटा, मकसद ये है कि आपकी एक कॉमन लाइफ की एग्जांपल है कि आपकी वाइफ है और आपकी वालदा है। आपको पता है मुख्तलिफ घरों में, मुख्तलिफ माशरों में, बल्कि अक्सर घरों में सास बहू की नहीं बनती, राइट? राइट और रॉन्ग? तो सास और बहू को एक कंटेनर में आप नहीं रख सकते। या तो आप कुछ लोग मर्द गलती ये करते हैं कि कोई बेगम की तरफ सक्का बन जाता है और कोई माँ का सक्का बन जाता है, कोई माँ का पुत्र बन जाता है और कोई हस्बैंड बन जाता है। लेकिन अगर वो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में रखे, कि माँ को माँ के दर्जे पे रखे और बेगम को बेगम के दर्जे पे रखे और उनको आपस में इंटर मिक्स नहीं करे, तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा या एक बंदे की साइड लेके ज्यादा सक्सेसफुल होगा? फर्स्ट ऑप्शन। एग्जैक्टली तो उसको डिफरेंट कंटेनर में रखता है। इसी तरीके से एप्लीकेशन हार्डनिंग के अंदर, यार मेरी जो एग्जांपल्स होती हैं ना वो रियल लाइफ की होती हैं, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि चीजें कैसे करती हैं, इंटरेक्ट कैसे करती हैं। जैसे वायर होती है ना, वायर के अंदर हर चीज कनेक्ट होती है। अगर आपने हर चीज का कनेक्शन अलग किया हुआ है तो फिर वो सारी चीजों को नहीं कर सकेगा। कहते हैं ना, उसकी वायरिंग जो है एक तरफ से डाउन होगी तो सबकी डाउन हो जाएगी। अगर आपका कनेक्शन मिसाल के तौर पे एक डिफरेंट ग्रिड से आ रहा है, पूरे गांव का एक वायर पे है, सारे गांव में लाइट जाएगी, आपकी नहीं जाएगी, क्यों? डिफरेंट कनेक्शन है। एग्जैक्टली आपने उसको डिफरेंट कंटेनर में रखा हुआ है। एप्लीकेशन हार्डनिंग हमने इस तरह कर ली। फिर हमने एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन लेयर एंटीवायरस लगा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वर्नेबिलिटी स्कैन कर ली कि अब कौन कौन सी एप्लीकेशन है। आप जाओ, आप एप्लीकेशन वर्नेबिलिटी स्कैनर लिखो अपने iOS के स्टोर के ऊपर, अपने प्ले स्टोर के ऊपर, आपको कितने सारे फ्री मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो आपके डाटा जो है उसके लिए रिस्की हैं। फिर आपकी मर्जी है, आपने उस एप्लीकेशन को रखना है या नहीं रखना, आपने उस रिस्क को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद आता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। एग्जैक्टली लाइक सर्वर, आप इसकी पेन टेस्टिंग कर रहे हो। और यहां पर हम स्टॉप शेयर का ऑप्शन दबाएंगे। होल्ड ऑन सेकेंड, मुझे आप लोगों की बिल्कुल मैसेजेस नहीं दिखाई दे रहे थे, तो मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग इस सेशन को समझ पा रहे हो, अभी तक एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो अपने माइक्रोफोन्स डिसेबल किए हुए इस वजह से मैसेजेस ऑन कर दो सारों के। मैसेजेस ऑन है। मैसेजेस में लिखें
कि उनको कैसे सेशन को की समझ आ रही है, या उनको लग रहा है कि सेशन ज़रा ज़्यादा मुश्किल है या बहुत आसान है, या आसान तरीके से डिस्कस किया गया। अपना ये नीचे फीडबैक दे सकते हैं सारे। फीडबैक रियल टाइम होना चाहिए ताकि हम लोगों को का टाइम वेस्ट नहीं करें और उनको कुछ सिखा सकें। ऑलराइट, सारन से चीजें अब उसके बाद हम लोग सारों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना टेक्स्ट में ज़रूर लिखें। उसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन के बाद आ जाते हैं हम अपने नेटवर्क पे। अब आपके जो कम्युनिकेशन के लिए आपको नेटवर्क तो चाहिए होता है, तो आपका जो इंटरनल नेटवर्क है उस पे कौन-कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। उनके मिसाल के तौर पे अगर आपका मैक है तो उसके ऊपर कौन-सी मैक फ़िल्टरिंग लगी हुई है, आपका वीलैन के ऊपर क्या सिक्योरिटी लगी हुई है। आपका वाई-फाई है तो उसके वाई-फाई के ऊपर कौन-सी लेवल की सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है? आपके आईपी-सैक के ऊपर कौन-सी सिक्योरिटी लगी है। मिसाल के तौर पे जो भी आपके नेटवर्क पे सिक्योरिटी लग सकती है, नेटवर्क की सिक्योरिटी का जो टॉपिक है, वो हम इस तरीके से करेंगे कि जितना बोरिंग है उसको उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में हर बंदा वो नेटवर्क का गुरु हो, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, समझना इसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेटा ट्रांसफर कैसे करता है। हम लोगों ने अपने इनिशियल पैसे सब नेटवर्क से बनाए हैं, ठीक है? तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप नेटवर्क को भी समझें और फिर नेटवर्क पे लगने वाली सिक्योरिटी को भी समझें। तो इस टॉपिक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। हमने लास्ट वीक ये बात की थी कि एक्टिव डायरेक्टरी और एसएससीएम पे बात करेंगे। अब आपने अपने नोट्स में लिखना है कि हमने एक्टिव डायरेक्टरी, एसएससीएम और नेटवर्क्स पे बात करनी है, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आप सबके नोट्स के ऊपर मौजूद हों, मुझे भूल जाएँ लेकिन आपको ना भूलें। अब हम वीलैन की सिक्योरिटी पे आते हैं, तो वीलैन क्या होता है? पहले तो ये बताएँ। किसी को पता है? वर्चुअल लैन मैंने नेटवर्किंग में देखा था। वर्चुअल लैन हाँ, होता है, आप वो होता नहीं है फिजिकली नहीं, लेकिन वर्चुअल लैन होता है, काफी यूजफुल होता है। एग्जैक्टली मुझे अभी भूल गया। तो जब आप वर्चुअल लैन की सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर उसके पैरामीटर जो हैं वो इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कोई उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। फिर ये चीज़ इट्स ओके हसन भाई, फिर ये चीज़ जो है दोबारा इसके अंदर आ जाएगी। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊँगा, ठीक है? वो डायग्राम एक आपको अंदाज़ा देगी कि सिक्योरिटी किस तरीके से काम करती है, और सिक्योरिटी की इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊँगा। अगर इस डायग्राम को आप समझ जाओगे ना, तो आपको सिक्योरिटी समझ आ जाएगी। तो इसके ऊपर अब्बासियाँ लेना, जमाइयाँ लेना बंद कर दें। जिसने समझना है इस डायग्राम को समझें सबसे पहले। इससे ज़्यादा सिंपल है यार, मेरा फिर तुमने डिसेबल किया हुआ है। मुझे शेयर स्क्रीन करनी है। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक डायग्राम शेयर कर रहा हूँ। जब आपको डायग्राम नज़र आना शुरू हो जाए, मुझे बता दीजिएगा। जी नजर आ गई है। ओके, अब इसमें लेफ्ट साइड पे है कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है? ये कंटेनर बना हुआ है। कंटेनर समझते हो ना? कंटेनर जी कंटेनर हाँ। से मुराद ये है, कंटेनर से मुराद ये है कि ये पतीला बना हुआ है, ठीक है? इस पतीले में हमने क्या-क्या चीज़ें डाली हैं। ये जग बना हुआ है, एक कंटेनर है जिसमें चीज़ों को कंटेन किया जाता है, जिसमें रखा जाता है। जैसे जग में पानी रखा जाता है, जैसे पतीले के अंदर आप करी को रखते हैं। तो उसके अंदर हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी में आपके साथ डिस्कस किया पैच मैनेजमेंट, एंटीवायरस प्रोटेक्शन, फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस, हनीनेट, सर्वर हार्डनिंग, ठीक है? फिर दूसरा छोटा जो पतीला है उसके अंदर हमने डेटा रखा है और एप्लीकेशन रखी है, उसको हमने डाला है डेटा सिक्योरिटी के अंदर। डेटा के अंदर डेटा भी है और एप्लीकेशन भी है, क्योंकि एप्लीकेशन डायरेक्टली डेटा के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, ठीक है? तो डेटा सिक्योरिटी के कंटेनर में हमने डाल दिया। कंप्यूटर सिक्योरिटी को हमने देख लिया। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हमने डाल दिया
इंटरनल नेटवर्क को और पैरामीटर्स को। तो ये एक छोटा सा कंटेनर उसका भी बन गया। फिर एक इस सारे को जो प्रोटेक्ट करता है वो है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है? किसी के पास जवाब है इसका? दरियाब? एंटीवायरस? नहीं, फिजिकल सिक्योरिटी है भाई, फिजिकल। ठीक है, अच्छा, फिजिकल आप सिक्योरिटी यानी एक ऑफिस की सिक्योरिटी। जो आपने डिवाइस के ऊपर क्या लगाया हुआ है, लॉक लगाया हुआ है, या आपने अपनी डिवाइस को अपने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है कि आपके सर्वर्स में कोई बंदा ना घुस जाए, या आपने उसके लिए कैमरे लगाए हुए हैं, जो भी लगाया हुआ है, ये आपकी फिजिकल सिक्योरिटी की लेयर है। इन सब लेयर्स के ऊपर वो फिजिकल सिक्योरिटी की लेयर है। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर क्या है? वो है पॉलिसीज। आपने पॉलिसी क्या बनाई है, आपके प्रोसीजर क्या हैं, और आपके यूजर कितना जानते हैं कि इन चीजों का ख्याल रखना है। तो पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, यूजर अवेयरनेस। जैसे हम लोगों ने जब गोंदल साइबर वॉरियर बनाया था, तो आप लोगों को कहा था कि सारे अपने 2FA लगाओ, सारे अपने FMA लगाओ, सॉरी MFA लगाओ, और आप सारों को बार बार हम लोग बताते रहते हैं, गाहे बगाहे आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, ये तरीकाकार है, ये नहीं करना चाहिए। तो हम आपकी यूजर अवेयरनेस करते रहते हैं। फिर आपको प्रोसीजर बना के बताए गए हैं कि देखो हायरार्की क्या है और प्रोसीजर कैसे है, कि आप लोगों ने खुद से कोई चीज़ नहीं करनी, आपने पहले मुझसे कंसल्ट करना है। पॉलिसीज हमने बनाई हुई हैं कि जो बंदा इसको मैंने ये काम दिया है, इसको मैंने ये काम दिया, वो पॉलिसी है मेरी, उस पॉलिसी के मुताबिक अगर मेरी पॉलिसी ये है कि फिजिकल सिक्योरिटी में ये है कि अगर मैं ऑफिस बनाता हूँ, आप सबको, आप लोगों की तलाशी लेकर आपको अंदर जाने देना है, तो फिर ये मेरी पॉलिसी होगी कि मैं आपकी तलाशी लूं। मैं कहूं कि आपको को यूएसबी अलाउड नहीं है, मैंने यूएसबी पीछे से बंद करवा दी, तो वो मैंने उसको कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर मैं सिक्योरिटी गार्ड को कहता हूं कि इनकी तलाशी लेके भेजना, चेक करना किसी के पास से यूएसबी ना निकले, और अगर किसी के पास यूएसबी निकलती है तो वो मेरे पास लेके आए, और इसकी हम ऐसी की तैसी करेंगे। तो ये फिजिकल सिक्योरिटी और ये कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों पॉसिबल हुई है? इसका जवाब है किसी के पास? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वजह से हुई। क्योंकि मेरी पॉलिसी ये थी, मेरी पॉलिसी की वजह से, और क्योंकि मेरी पॉलिसी जो थी वो पॉलिसी आप तक पहुंची, तो उसके अंदर यूजर अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, उसके जो प्रोसीजर करने हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने आपको टैप करना है, आपको चेक करना है, या हम लोगों ने ऑडिट करना है जाके कि किस किस के यूएसबी लगी हुई है कंप्यूटर में, वो ऑडिट जो है ये उसके प्रोसीजर्स हो गए, राइट? यस। और ये सब कुछ जो है वो आजकल पॉसिबल है क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर और आइसोलेशन करने के अंदर। ये सब कुछ पॉसिबल है। ये फिजिकल जो पुराने नेटवर्क्स होते थे उनकी सिक्योरिटी भी है, और क्लाउड सिक्योरिटी जो है, आगे दुनिया क्लाउड की है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन क्लाउड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन क्लाउड। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग तैयार हों, हम लोग तैयार हों उस लेवल की सिक्योरिटी करने के लिए कि जो क्लाउड सिक्योरिटी है। अगर आप रीजंस जानना चाहते हैं कि हमें डिफेंस इन डेप्थ को, तो अब ये सारी चीजें जो मैं आपको अभी तक पढ़ा रहा था, वो किस चीज, उस मेथडोलॉजी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिफेंस इन डेप्थ, यानी अपना दिफा बहुत ज्यादा आगे डेप्थ डेप्थ के में। अंदर। ठीक है, तो हमने उसको क्यों किया ऐसे? हमने किस लिए किया? टू प्रोटेक्ट आवर डेटा। ठीक है, और हमने अपने अपने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, किससे? चोरों से। किससे? चोरों से। हैकर्स। हैकर्स। ठीक है, उनसे। लेकिन
इस सारे डिफेंस इन डेप्थ को करने के लिए हमारी सबसे बड़ी जो ऑब्स्ट्रक्शन है या सबसे बड़ा जो एक सबसे बड़ी जो वजह है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते, अक्सर कंपनीज नहीं कर पाते, वो क्या है? आपके ज़हन में क्या चीज़ आती है? उनकी जो सिक्योरिटी है, वो लेयर्स हैं, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड नहीं होते। नहीं। अगर आप डिफेंस इन डेप्थ करना चाहते हो, तो उसके अंदर सबसे मेजर रीजंस क्या होती हैं कि कंपनीज नहीं कर पाती? मुझे एक एक जवाब हर बंदे से चाहिए। कोई जवाब सही नहीं है, कोई जवाब गलत नहीं है। मैं पहला वजह आपको बता देता हूँ कि उनके पास शायद इतना पैसा नहीं होता कि वो डिफेंस इन डेप्थ कर सकें। ठीक है? दूसरी रीजन बताएं। वो बताएंगे अली गोंदल साहब। टाइप अली को करेंगे म्यूट अली को म्यूट करो। म्यूट। अच्छा, मैं सबको कर देता हूँ। अच्छा, सबको म्यूट कर दो। कर दिया। जी अदनान भाई। लोग डिफेंस इन डेप्थ क्यों नहीं कर पाते? एक तो मैंने वजह बता दी है कि एक तो उनके पास शायद इतना पैसा नहीं होता। दूसरी रीजन क्या होती है? शायद इनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है, कुछ लोगों को इन चीज का पता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आवाज सबको वो अदनान भाई की सही नहीं आ रही, या फिर मुझे? अली भाई, आप बताएंगे? जी जी आ रही है। ओके, जरा आपको हम दोबारा लेंगे, सरन से पूछते हैं। हाँ भाई, डिफेंस इन डेप्थ के अंदर और क्या ऑब्स्टिकल होती है? एक तो पैसा हो गया, एक हो गया स्किल, और क्या ऑब्स्टिकल होती है सरन? और अदनान भाई नहीं को माइंड में आ रहा अभी तक तो। बस ये चीज जो जो माइंड में नहीं आ रही, यही तो ऑब्स्टिकल होती है कि लोगों का ख्याल ही नहीं होता, उनकी सोच ही नहीं होती कि हमें डिफेंस इन डेप्थ करना है। प्रायोरिटीज बिल्कुल। में नहीं आती। सर उनको चीजें अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि उनको मुकम्मल आदमी अवेलेबल नहीं होते उनके पास नहीं, जो वो सिक्योरिटी के बात लिए हो चीजें। चुकी है, वो बात हो चुकी है, स्किल की बात ऑलरेडी हो चुकी है। उनको उनके ज़हन में नहीं आ रहा होता। आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता नहीं था कि आपका जवाब सही है। जी उनके बिल्कुल। उनके ज़हन में नहीं आ रहा होता कि हमने डिफेंस इन डेप्थ करनी है। ठीक है? क्योंकि ये एक कोर चीज है, ये हर बंदे को करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। एज अ पर्सनली आपको तैयार होना चाहिए कि कल को आप पे कोई बंदा अटैक कर सकता है, कोई बंदा आपके मोबाइल के अंदर से, आपके लैपटॉप के अंदर से डेटा चुरा सकता है। तो हम उसके लिए कैसे तैयार हों? हमारे पास कैसे तैयारी होनी चाहिए? वो तैयारी जो है, हम आपको एग्जांपल्स बाद में देंगे। ठीक है? उसके बाद एहसान भाई, आपके जहन में कोई एक आइडिया, कोई पॉइंट आ रहा हो, डिफेंस इन डेप्थ क्यों नहीं लोग कर पाते? जी सर, मेरे हिसाब से वो मतलब ये उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, मतलब चीजों की, हाँ, और वो तो कुछ पैसे, सोच नहीं होती उनकी। वो पैसे की बात हमने कर दी, स्किल की बात भी कर दी। आप ये कह जी सकते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। जी, टाइम भी नहीं होता। हाँ, उनके पास टाइम जी नहीं सर, होता। थैंक यू सर। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये भी कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा। भी एक फैक्टर है ना। क्या? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी? हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे क्रिएट होती है? कॉम्प्लेक्सिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटे लेवल की है तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, लेकिन अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इसकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल मेथोडोलॉजीज के साथ काम कर सकती हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, और उसकी रीजन ये है कि जो पॉलिटिक्स होती है और जो ब्यूरोक्रेसी होती है, द जिबा जाबा ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैन बी अ बिग ऑब्स्टिकल एज वेल, कि वो चीजों को
इस तरीके से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल थोड़ी सी फनी है लेकिन ये हकीकत है कि मैनेजमेंट का दुनिया भर में ये क्या नाम है, एक असूल रहा है। मैनेजमेंट में दुनिया भर का ये असूल रहा है कि अगर उन्होंने नंबर ऑफ गाय एज नॉट मैन और गाय, उर्दू का गाय, अगर उन्होंने काउस के नंबर ढूंढनी है तो लोगों को कहते हैं कि जाके उनकी टांगे गिनो, उसको फिर डिवाइड बाय 4 करो। जबकि सिंपलिसिटी की मिसाल ये है कि आप जाके गाय गिन सकते हो कि गाय कितनी है भाई। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशनल होता है, और उस सबसे आखिरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? करप्शन। जब लोग नवाज शरीफ होते हैं, जब लोग जरदारी होते हैं, जो लोग जो उन ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं जिनके पास वो स्किल नहीं होता कि वो आपका डिफेंस इन डेप्थ कर सकें, या उन लोगों को हायर कर लेते हैं जिनके पास स्किल नहीं होता। अब आपके पास पैसा भी है, आपके पास सोच भी है, आपके पास डायरेक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने आखिर में आकर थोड़ा सा कट लेकर किसी को ऐसे कहा दे दिया, तो वो भी एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है डिफेंस इन डेप्थ में और मुल्क चलाने में भी। तो इस तरह ये दुनिया की हर चीज जो है वो इंटर रिलेटेड होती है। अब हमें जो हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है, हमारे पास तकरीबन हर चीज की अवेलेबिलिटी है, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, हमारी कुछ मजबूरी हैं। वो क्या मजबूरी हैं? क्या मजबूरी आपको लगती है कि अब आपके पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, किसी हद तक नॉलेज है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या रीजंस हैं कि हैकर्स ज्यादा जो है वो कामयाब होते हैं और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लोग कम कामयाब होते हैं? क्यों? क्या वजह? सर वो हमारी गफलत की वजह से। नहीं, हम गफलत की बात नहीं कर रहे। इस जगह पे गफलत को तो शामिल कर सकते हैं किसी तरीके से, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं जिन पे हमने काम करना होता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, उनके पास नहीं होते। उनके पास हमारे पास जो टूल होते हैं वो बड़े पैसों से आए होते हैं, उनके टूल सस्ते होते हैं और बहुत सारे होते हैं और अक्सर मोर एडवांस होते हैं। हमारे पास जो है और नॉलेज की ज़रूरत होती है, उनको उतने नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने एक बेगैरती करनी है और उन्होंने वही एक्सप्लॉयटेशन करनी है। उनको हमारे जितने नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? हम लोग सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, उनके लिए कोई परवाह नहीं है, वो किसी टाइम भी उठ के वो कर सकते हैं। 24 घंटे में वो किसी टाइम भी अटैक कर सकते हैं। सही है? तो ये चीज़ें हैं जो रियल लाइफ में जब आप काम करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, और जब आप आईटी में काम करेंगे, और आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोगों के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, हम लोगों की कुछ मजबूरियां हैं। तो अटैकर विज हम अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं यहाँ पर, और हम यहाँ पर अपने आप को जो है क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कह सकते हैं और सिक्योरिटी स्टाफ भी कह सकते हैं। तो अटैकर्स को सिर्फ एक वर्नेबिलिटी को जानना होता है। आप कि एक वर्नेबिलिटी से मुराद है कि एक कमजोरी को उसने जानना होता है, ठीक है? एक कमजोरी उसको मिल जाए तो बहुत काफी है। जैसे अक्सर सब कॉन्टिनेंट के मर्द जो है उनको अपनी बुराई बुरी नहीं लगती, औरतों की बुराई बुरी लगती है। अगर औरत की एक कमजोरी मिल जाए तो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है? डिफेंडर का काम क्या है? डिफेंडर को सारे की सारी कमजोरियों को डिफेंड करना है। Exactly. हमें हर चीज को डिफेंड करना है। तो हमारे पास टास्क ज्यादा है, वो किसी टाइम भी अटैक कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ 8 घंटे होते हैं। उनके जो है बजट जो होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि हर दफा होता है, हो सकता है। हमारा बजट अनलिमिटेड नहीं होता, हमारा एक बजट होता है, हमने उस बजट में काम करना होता है। Okay, right now we have only 4.5 minutes.
and I think we should adjourn. 1 second before you go, अदनान भाई, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि डिफेंस की चीज़ में डिफेंस करते ही नहीं। ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर व्यू और हैकर व्यू की बात कर रहे थे, और उसके अंदर हमने ये बात की कि क्या वजह है कि वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसमें हमने ये बात भी की कि उनके पास एक वर्नेबिलिटी होती है, हमारे पास बहुत सारी वर्नेबिलिटीज होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद नॉलेज गैप क्यों है? जो लोग आईटी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और आप लोग जो आईटी में काम नहीं कर रहे, आपकी बात कर रहा हूँ। हमारे इतना नॉलेज गैप क्यों है? क्यों हम लोगों के क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से नॉलेज गैप होता है? अब जो आईटी एक्सपर्ट है वो क्या होता है? वो एक इंसान होता है। इंसान के बच्चे भी होते हैं, बीवी भी होती है, उसकी अपनी रीजंस भी होती हैं, तो उसका जो नॉलेज है वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह आप लोगों को हम अब नॉलेज दे रहे हैं, और आप में से अभी जितने लोग आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, अगर वो 6 में से अगले सेशन में 5 बंदे नहीं आते तो एक गैप पड़ गया ना आपके और उस बंदे के अंदर। जो 5 बंदे आए थे उसके नॉलेज में गैप आ गया। अब जैसे अली गोंदल पिछले वीक नहीं आया था, उसके बॉस ने उसको नहीं आने दिया था, और इस वीक वो आया है, तो उसके नॉलेज में और आपके नॉलेज में थोड़ा सा गैप है। ज़रियाब के नॉलेज में, सरन के नॉलेज में और बाकी के नॉलेज में थोड़ा सा गैप है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी और आईटी एक्सपर्ट के दरमियान में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और आईटी एक्सपर्ट इस काबिल नहीं हो पा रहा कि वो सारी टेक्नोलॉजीज को समझ सके। बात समझ में आई आपकी? जी। हमारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब हम इसको समराइज कर देते हैं। अब समराइज करने के बाद हम बात करेंगे। हमने बात की सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की, इंट्रोडक्शन दिया आपको CIA का, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। फिर हमने बात की डिफेंस इन डेप्थ की। ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं और जो चीजें आपने सीखी हैं, ये चीजें कोई स्मॉल लेवल की या ग्रास रूट लेवल की का नॉलेज नहीं है। और अगर आप समझ रहे हैं कि ग्रास रूट का लेवल का नॉलेज है, तो आप यूं समझें कि आपको सीधा बच्चे होने के बावजूद बालिगान में उतार दिया गया। ठीक है, ये नॉलेज बहुत ज्यादा एडवांस है, और आपको समझ आ जाएगी। इसको बहुत समराइज किया जा रहा है। रीजंस टू यूज डिफेंस इन डेप्थ की बात की हमने। उसके बाद हमने कहा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि फिर उसके बाद हमने बात की कि व्हाई हैकर्स आर सक्सेसफुल। फिर हमने नॉलेज गैप की बात की। तो ये चीजें थी जो हमने वीक 1 के अंदर और वीक 2 के अंदर हमने डिस्कस की है। अगले वीक हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, कि हम कोई रिस्क होता है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। अभी रिस्क है, हर तरफ रिस्क है, उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मैनेज कैसे करना है। ठीक है, हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीक, कि हमने रिस्क को कैसे उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पहले शायद समझ में नहीं आएंगी, समझाना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो काम करते हुए भी समझ नहीं आएंगी। कुछ चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ समझ में आएंगी। हमारा काम है कि आपको इनिशियल्स दे देना, बेसिक्स दे देना, और आपको इन डेप्थ नॉलेज, वर्किंग नॉलेज काम करते हुए आप सीखेंगे। जब आप इस फील्ड के अंदर काम करते हैं या आप अपनी लाइफ के अंदर इन चीज़ों को डील करते हैं, उस वक्त आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे। पिछले वीक से हमने किस चीज़ के ऊपर बात की थी जो कि हम डिस्कस नहीं कर सके थे। जिन चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं कर सके थे वो चीज़ें आपको याद हैं? एक्टिव Yes. डायरेक्टरी और SSCM।
एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है? कोई जवाब देना पसंद करेगा? दरियाब, अली, सरन, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? एक्टिव मैंने डायरेक्टरी क्या यानी समझा? कि हम एक चीज को देखना चाहते हैं तो हम एक डायरेक्टरी में देखते हैं। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता। ओके। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव क्या होता है? लफ्ज एक्टिव क्या है? एक्टिव है जो बंदा बहुत एक्टिव होता है। आप कह सकते हो कि जरियाब बहुत एक्टिव है, अदनान थोड़ा सा ढीला है। तो एक्टिव डायरेक्टरी से मुराद ये होता है कि एक चीज जिसके अंदर पावरफुल टूल्स मौजूद हों। एक्टिव डायरेक्टरी बहुत पावरफुल टूल है। एक्टिव डायरेक्टरी तक जब कभी पहुंच जाए कोई शख्स, जब मैं आपकी कंपनी की एक्टिव डायरेक्टरी पे पहुंच गया तो आपकी किंगडम को मैंने हैक कर लिया। जब मैं आपकी एक्टिव डायरेक्टरी तक पहुंच गया तो फिर समझ लो कि आपकी जितनी भी सिक्योरिटी थी वो ब्रीच हो चुकी है। लेकिन हम लोगों के पास ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये सीखा कि एक्टिव डायरेक्टरी को भी हम सिक्योर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी है क्या? डायरेक्टरी क्या है? अगर आपको किसी का नंबर चाहिए तो आपको वो डायरेक्टरी में मिलेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो मैंने एक्टिव को क्या कहा? एक्टिव को कहा कि एक्टिव वो चीज है जो चीज उसके अंदर पावरफुल एडमिन टूल हों, मकसद है कि वो कुछ एक्शन कर सके। तो ये डायरेक्टरी एक मजमू है, जितने सर्वर, जितने लैपटॉप, जितने डेस्कटॉप, जितने मोबाइल्स और जो चीज भी आप उसमें डालना चाहते हैं, वो चीज प्रिंटर हो सकती है, वो सारे के सारे इस डायरेक्टरी का हिस्सा है। और इस डायरेक्टरी से आप उसको मैनेज करते हो। आप डिसाइड करते हो कि लोग उससे कितने प्रिंट ले सकें। आप डिसाइड कर सकते हो कि लोग कितने बजे तक इस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकें। आप डिसाइड कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी पॉलिसी लगा सकते हो। तो ये आपको देता है सेट ऑफ रूल्स। ये आपको क्या देता है? आपको पॉलिसीज मैनेजमेंट की वो देता है, एक्सेस देता है कि आप अपनी पॉलिसीज बना सको। आप सिक्योरिटी ग्रुप्स बना सको कि आप बनाते हो, कहते हो अच्छा ये बंदा सरन, उस्मान और अली, ये तीनों बंदे जो हैं इनके पास ये इस चीज की एक्सेस होनी चाहिए। अब मेरा नहीं ख्याल कि ज़रियाब को उसकी एक्सेस चाहिए, मेरा नहीं ख्याल अदनान को चाहिए, मेरा नहीं ख्याल एहसान को चाहिए। ठीक है, तो इनको निकाल दो, ये ग्रुप बना दिया। अब कंप्यूटर सेम ही है हमारे पास, लेकिन आप कुछ काम एक्स्ट्रा कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। जो काम हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक्टिव ये डायरेक्टरी के थ्रू। एक्टिव डायरेक्टरी में अपने ग्रुप बंदी की, आपने ग्रुप बंदी की। जैसे अब फेसबुक के अंदर ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर जो है एक एडमिन ग्रुप होता है, तो एडमिन के पास जो एक्सेस होती है वो मॉडरेटर के पास नहीं होती। तो आपने उसमें भी ग्रुपबाजी की हुई है कि नहीं की हुई? की हुई है। इसी तरीके से अगर आपको अगर आपको मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एक्सेस दे दूं तो मुझे कहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा? वर्चुअल इन्वायरमेंट का जो ग्रुप बनाया है हमने उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। समझ आई बात की? इसी तरीके से आप इसके एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू यूजर क्रिएट कर सकते हो, यूजर डिलीट कर सकते हो, उनका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। उन पे ये भी आप डिसाइड कर सकते हो कि इनको कब पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, इनकी पासवर्ड की कितना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए उसकी, वो चीज भी आप डिसाइड कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ कंट्री आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती है कि आई कैन मैनेज माई स्टेट। मैं अपनी स्टेट को मैनेज कर सकता हूँ। तो इस वजह से SSCM इस्तेमाल होती है।
पे आने लगा, अरे ये कंप्यूटर और ये कौन से एप्लीकेशन है, को नहीं चाहते कि लोग हर चीज जो है वो चेक हुई हो, और आप चाहते हो कि हर बंदे के पास सेम चीज हो, सेम स्टैंडर्ड रखना चाहते हो, तो आप वो SSCM के थ्रू मैनेज करते हो। अगर आप आउटलुक सेंड करोगे, या आप किसी को स्काइप कह रहे हो कि हर डिवाइस में स्काइप होना चाहिए, हर डिवाइस के अंदर ये चीज होनी चाहिए, फलानी चीज होनी चाहिए, वो चीज आप मैनेज करोगे किसके थ्रू? एक्टिव डायरेक्टरी नहीं, आप एक्टिव SCCM डायरेक्टरी में यूजर को मैनेज कर रहे हो, ग्रुप्स को मैनेज कर रहे हो, लेकिन आप अपने कंप्यूटर के ऊपर जो एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे हो SSCM के थ्रू। SSCM आपकी एप्लीकेशन को करता है। जब आपके पास, मिसाल देता हूं, आपके पास एक वर्नेबिलिटी, एक कमजोरी आ गई। अब उस कमजोरी का मकसद ये है कि आपके पास 300, 400, 500 यूजर है और सबके पास लैपटॉप है। अब सोचो, अपने ज़हन से सोचो कि 400-500 बंदे को वो आपने एक अपडेट करनी है, और वो अपडेट अगर 400-500 डिवाइसेस को मंगवा के, और ये मेरी टीम हो, ज़रियाब हो, उसमें अली हो, एहसान हो, उस्मान हो, सरन हो, मैं इनको कहूँ कि जो आए उसको अपडेट करके दो, जो आए उसको अपडेट करके दो, कितना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? राइट। अगर हम लोग SSCM के थ्रू वो सारी अपडेट उनको उसी तरह सेंड कर सकते हो जिस तरह आपको अपडेट मौजूद होती है आपके एंड्रॉयड के ऊपर, आपके iOS यानी एप्पल फोन के ऊपर, या किसी भी फोन पे आपको विंडोज आपको अपडेट सेंड कर देती है, और वो उनको सेंड करने के अंदर तो फिर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये अपडेट चले, ये अपडेट ऑटोमेटिकली चलती है। सो इसका मतलब है कि हम लोगों के पास बड़ा पावरफुल टूल है जो हमारा बहुत सारा काम खत्म कर देता है। ऑटोमेशन हो गई ना इसमें। तो इसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा यह है कि हम ऑटोमेटिकली काम कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह हुआ कि हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। सिक्योरिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? कोई मुझे एक एग्जांपल दे। अली, अली गोंदल, You can unmute your microphone, Ali. जी जी। सिक्योरिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? सिक्योरिटी को नहीं आइडिया आ रहा अभी, इसका कुछ आइडिया नहीं आ रहा। बेटा, लेसन के अंदर सोने की इजाजत नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिक्योरिटी को इस तरीके से आप बेहतर करोगे, इस तरीके से बेहतर करोगे कि जब आपकी कमजोरियां नहीं रहेंगी, आप लोगों को अपडेट सेंड कर सकते हो। फिर जो चीज उनकी अंदर डाउनलोड है, जो भी एप्लीकेशन उनकी डिवाइसेस में डाउनलोड है, आपने मैनेज करके आपने डाला है, आपको पता है कौन सा डाला है, कौन सा वर्जन है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसकी क्या कमजोरियां, आपको सब पता है। आपके इल्म में सारी इंफॉर्मेशन होने की वजह से आपकी सिक्योरिटी बेहतर है। अब आप अली के पास क्या डिवाइस है, एहसन के पास क्या डिवाइस है, उस्मान के पास, दरियाब के पास, सरन के पास क्या डिवाइस है, अगर मुझे ये नहीं पता तो मैं आप लोग ज्यादा सिक्योर हो, या आप इस तरह ज्यादा सिक्योर हो कि अगर मुझे पता आपके पास क्या डिवाइस है, उसमें कौन सी एप्लीकेशन है, मैं आपको सही मशवरा या आपको सही तरीके से सिक्योर किस सूरत में कर सकता हूँ? विद द नॉलेज, विदाउट द नॉलेज? विदाउट नॉलेज। विद द नॉलेज। विद द नॉलेज, नॉलेज होना चाहिए। एहसन भाई कुछ बोल रहे थे, एहसन को बोलने दो। जी सर, अगर आपको नहीं पता होगा कि हमारे पास कौन सी डिवाइसेस हैं तो फिर हम ज्यादा सिक्योर हैं, तब आपको पता चल जाएगा फिर हमारी सिक्योरिटी लूज है। डिवाइसेस पता होने की बात हो रही है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता होना चाहिए कौन सी डिवाइसेस हो रही है। ये हैकर्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन डिवाइसेस की कि हमारे पास जो डिवाइसेस मौजूद है उनके अंदर, अगर देखो आउटलुक है, उसमें स्काइप है, उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसमें क्रोम है, उसमें एज है, उसमें पीडीएफ है, उनके कौन से वर्जन चल रहे हैं, उस वर्जनों में कौन सी कमजोरियां हैं जिस पे हैकर काम कर सकता है, हैकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
तो अगर हमें इन चीजों का पता हो और अगर हम उसको खुद मैनेज करते हैं तो हम ज्यादा सिक्योर हैं। तो एसएससीएम में हमें हमको ज्यादा सिक्योर बनाता है, क्योंकि हमें ये एबिलिटी देता है कि हम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें, अपग्रेड कर सकें और मैनेज और मेंटेन कर सकें। क्या कर सकें? मैनेज और मेंटेन। मेंटेन। जबकि एक्टिव डायरेक्टरी आपको देती है कि आप अपनी पॉलिसीज को मेंटेन कर सको, अपने यूजर को, कौन कंपनी ज्वाइन कर रहा है, कौन कंपनी छोड़ रहा है, उसको वो ऐड कर सके, रिमूव कर सकें, किस यूजर को कितनी इजाजत देनी है। ये हमेशा बात याद रखो कि अगर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर जो एक्सेस मुझे है, क्या वो एक्सेस आप लोगों को दे सकते हैं हम? जो राइट्स मेरे पास हैं वो राइट्स क्या आपको दे सकते हैं? अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी में कर सकें फिर तो ठीक है, वरना तो वैसे तो उसको एक्सेसिबल नहीं होंगे राइट्स। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि लॉजिकली दिमाग से अगर इस्तेमाल किया जाए तो आप एक सीनियर बंदे के राइट्स नीचे वाले बंदे को नहीं दे सकते, क्योंकि वो कोई गलत हरकत कर बैठेगा, कर वो कोई सकते ना हैं कोई बिल्कुल। बिल्कुल वो स्टेट के अंदर कोई उल्टी सीधी। तो हर चीज के अंदर ये जरूरी नहीं है कि वो चोरी करे। हर बंदे के राइट्स को मैनेज करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी है। किसको कितने राइट चाहिए, कितने यूजर होने चाहिए, कितने सिक्योरिटी ग्रुप्स होने चाहिए, वो पासवर्ड कैसे उनका चेंज करना है, उनका पासवर्ड किस तरह कॉम्प्लेक्स होना है, वो सारा कुछ आप एक्टिव डायरेक्टरी से मेंटेन करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन लेयर जो है कि आपकी डिवाइसेस के ऊपर क्या चीज डाउनलोड हो रही है, क्या डाउनलोड कितनी किस तरह मेंटेन हो रही है, उसके लिए एक आपके डिवाइस में सॉफ्टवेयर सेंटर होता है। तो सॉफ्टवेयर सेंटर मेंटेन होता है किस चीज से? एक्टिव डायरेक्टरी से या एसएससीएम से? क्या चीज आपका सॉफ्टवेयर सेंटर मेंटेन करती है? एसएससीएम? एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी। डायरेक्टरी नहीं बेटा, एक्टिव डायरेक्टरी नहीं करती, एसएससीएम करता है। एप्लीकेशन लेयर जो है, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको, आपकी एप्लीकेशन को एसएससीएम मैनेज करेगा। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को मैनेज करेगी, ग्रुप्स को करेगी, पॉलिसीज को मैनेज करेगी। वो इस चीज को मैनेज करेगी कि आपकी जो कंप्यूटर है वो डोमेन के ऊपर, डोमेन का हिस्सा है, यानी फैमिली का हिस्सा है। ठीक है? लेकिन जो एप्लीकेशन जो मैनेज होती है वो एसएससीएम से होती है। मेरे ख्याल से जिस बंदे को एक्टिव डायरेक्टरी और एसएससीएम आ गया, उसको आईटी में पहली जॉब मिल जाएगी। ठीक है? नहीं, अब सेशन हम वैसे भी खत्म कर रहे हैं। अब इसलिए एहसान भाई, यू कैन कैरी ऑन विद द नमाज, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी आर अबाउट टू फिनिश द सेशन, हम सेशन फिनिश कर रहे हैं। बात यह है कि एक्टिव डायरेक्टरी और एसएससीएम को समझना, पढ़ना और उस पर हैंड्स ऑन काम करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर, दुनिया में किसी भी कंपनी के अंदर, अगर आप जॉब लेना चाहते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, शुरू की जॉब, आपकी जॉब हमेशा एडमिन की होगी, तो एडमिनिस्ट्रेटर की आप जॉब जो है वो ले सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी और एसएससीएम को सीख के। उसमें मैं आपको यूट्यूब के ऊपर जो है एक हर वीक एक या दो चीज बताऊंगा एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। ठीक है? और वो आप लोग उसको सर्च करेंगे। इस वीक हम लिंक जो है वो ज़रियाब के थ्रू आपको सेंड कर देंगे। ज़रियाब आपको बता देगा कि एक्टिव डायरेक्टरी और एसएससीएम के इंट्रोडक्शन का ये लिंक है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको अपने पर्सनल टाइम में, इस लेसन में नहीं, अपने पर्सनल टाइम में उस पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है? राइट। आखिर में 8वें वीक के बाद हम आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की अंडरस्टैंडिंग क्या है। 8 वीक हैं आप लोगों के पास, तो आप लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा।